वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं ये आपका रसायन की भाषा, जो कि ऐसे तो इसका रासायनिक बंधन वाला पार्ट 9th में और रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट आपको 10th में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस पोर्शन से। आपका रसायन की भाषा, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न वाइज ये आपका 9th 10th पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI इन सभी में आपको काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन टॉपिक वाइज। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्रतीक या संकेत को परिभाषित कीजिए। प्रतीक की प्राचीन और आधुनिक प्रणाली पर प्रकाश डालिए। तो प्रतीक या संकेत क्या होता है? तो सामान्यतः किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों या चिन्हों के रूप में निरूपित करना, उसे प्रतीक द्वारा निरूपित कहते हैं। वर्तमान समय तक लगभग 112 तत्व से अधिक तत्व ज्ञात हैं। इन तत्वों के नाम का कोई भी रासायनिक आधार नहीं है। किसी का नाम उसके आविष्कार की विशेष घटनाओं के ऊपर, तो किसी का नाम पौराणिक कथाओं के आधार पर है, और कभी कभी तत्वों के विशेष गुणों के आधार पर इसका नाम रखा गया है। उदाहरण के लिए क्लोरीन का नाम उसके हरे रंग के कारण पड़ा है, और आर्गन का नाम उसके रासायनिक क्रियाओं में अक्रिय होने के कारण पड़ा है। यूरेनियम तत्व का नाम यूरेनस तारे की खोज के कारण पड़ा है, और अस्ट्रानिशियम तथा स्कॉटलैंड में अस्ट्रासियम नामक स्थान पर पाया जाता है, इसलिए पड़ा है। अतः इस स्थान के नाम पर ही उसका नाम पड़ा है। प्रतीकों के प्राचीन प्रणाली। सबसे पहले 15वीं शताब्दी में प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न तत्वों के लिए अलग अलग प्रतीक बनाए। पुराने समय में रसायनज्ञों के अधिकांश तत्वों के प्रतीक नक्षत्रों के चिन्हों को आधार रखकर बनाए, जैसे चांदी चंद्रमा, सोने सूर्य तथा लोहे को शनि से दिखाया गया। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक गोले के अंदर भिन्न भिन्न चिन्ह बनाकर विभिन्न तत्वों के प्रतीक बनाए। इसका अर्थ यह है कि तत्व परमाणुओं से बने हैं, परंतु इनको लिखने में असुविधा होती थी, इसलिए इस विधि को अमान्य ठहराया गया। आगे है दोस्तों कि प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली। तो स्वीडन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने 1814 में तत्वों के प्रतीक लिखने की सरल एवं सुविधाजनक प्रणाली प्रस्तुत की। इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक लिखने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया, और इस प्रणाली के अनुसार पहला गुण क्या है कि तत्वों के परमाणुओं को उनके अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों के प्रथम बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से निरूपित किया जाता है। आगे, जब कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, तो तत्वों के नाम के प्रथम बड़े अक्षर के साथ एक अन्य प्रमुख उच्चारण का छोटा अक्षर भी होता है। जैसे कार्बन को C और कोबाल्ट का CO हो जाता है। आगे, कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन नामों से हैं। जैसे कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम, जिसलिए इसका प्रतीक Cu, और सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, जिससे इसका प्रतीक Na है। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तत्वों को निरूपित करने के लिए उनके नाम के एक या दो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। यही अक्षर उस तत्व के प्रतीक कहलाते हैं, और प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो रासायनिक सूत्र किसी एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। इस प्रकार बने अणु को प्रतीकों द्वारा प्रकट करने वाला चिन्ह उसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। और किसी एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया के अणु बनाते हैं। वहीं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोजन के अणु H2 बनाते हैं। ब्रोमीन और ब्रोमीन के परमाणु संयोग करके ब्रोमीन के अणु बनाते हैं। अतः अणुओं को प्रतीकों द्वारा निरूपित करने पर प्राप्त व्यंजक को रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र को आणविक सूत्र भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: मूलानुपाती सूत्र, आणविक या अणुसूत्र,
तथा संरचना सूत्र। तो पहले जानते हैं कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात 1:2:1 है। अतः मूलानुपाती सूत्र CH2O और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात 2:2 अथवा 1:1 है। अतः इसका मूलानुपाती सूत्र HO है। और एक ही मूलानुपाती सूत्र के कई यौगिक हो सकते हैं। जैसे मूलानुपाती सूत्र CH2 हो तो फॉर्मल्डिहाइड का भी बोध हो जाता है। आणविक सूत्र या अणुसूत्र वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित है। इसी प्रकार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अणुसूत्र H2O2 जिसमें हाइड्रोजन के एवं ऑक्सीजन के 2-2 परमाणु विद्यमान हैं। यौगिक का अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र परस्पर निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुना n, अर्थात n बराबर अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। ये आप इस फार्मूले को लिख लें, अणुभार बराबर मूलानुपाती सूत्र गुना n या n बराबर अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। संरचना सूत्र किसी यौगिक का संरचना सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। मीथेन का संरचना सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि इसके एक अणु में एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा है। अमोनिया के एक अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु एक सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है मीथेन और अमोनिया। अणुसूत्र का महत्व लिखिए। तो किसी यौगिक के सूत्र से तात्पर्य सामान्यतः उसके आणविक सूत्र से होता है। इसलिए कुछ निम्नलिखित अगर लिखित तथ्यों की जानकारी है। पहला कि पदार्थ के एक अणु का बोध कराता है। दूसरा, यौगिक में उपस्थित तत्वों का बोध कराता है। तीसरा, आणविक सूत्र ज्ञात होने पर संयोजी परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे कि जल के आणविक सूत्र H2O से ज्ञात होता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मौजूद हैं। आगे है कि यौगिक के एक अणु में द्रव्यमान की दृष्टि से विभिन्न तत्वों के अनुपात का ज्ञान होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन के द्रव्यमान की दृष्टि से 2 भाग और ऑक्सीजन 16 भाग से संयोग करता है और जल का कुल भार 18 भाग होता है। आगे है कि यदि यौगिक गैस है तो अणुभार 1 ग्राम अणु के आयतन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि किसी गैस के अणुभार की संख्या के बराबर ग्राम द्रव्यमान की गैस 1 ग्राम अणु कहलाती है। सामान्य दाब और ताप पर प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। आगे कहते हैं कि यदि किसी यौगिक के दाहिनी ओर जल के अणु भी लिखे हों तो उसके यौगिक के एक अणु में उपस्थित क्रिस्टलीय जल का भी ज्ञान होता है। जैसे फेरस सल्फेट में 7 क्रिस्टलीय जल है, FeSO4.7H2O क्रिस्टल जल के 7 अणु हैं। और वहीं सोडियम सल्फेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु हैं, Na2SO4.10H2O क्रिस्टल के जल 10 अणु हैं। वहीं कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के 5 अणु हैं, CuSO4 5H2O में 5 क्रिस्टलीय जल के अणु हैं। अगला प्रश्न है कि संयोजकता की उपयोगिता लिखिए। तो सबसे पहले जानते हैं संयोजकता क्या होता है। तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। जैसे H2O जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। संयोजकता सदैव पूर्ण संख्या में होती है। संयोजकता की उपयोगिता, यदि कोई यौगिक 2 तत्व X Y के संयोग से बना हुआ है और उन तत्वों की संयोजकता ज्ञात है तो यौगिक का सूत्र निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला,
दोनों तत्वों का मूलकों के संकेत पास पास लिखते हैं और बाईं ओर धात्विक मूलक तथा दाईं ओर अधात्विक मूलक लिखते हैं। यदि आवश्यकता हो तो इन अंकों को उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर लिखते हैं। आगे है कि मूलकों की संयोजकता अंकों को उनके ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद अब संयोजकता अंकों को परस्पर एक दूसरे में बदल देते हैं। इस नियम को विकर्ण कहते हैं, अर्थात धनात्मक मूलक की संयोजकता ऋण मूलक के नीचे और ऋणात्मक मूलक की संयोजकता धन मूलक के नीचे आ जाती है। जैसा कि सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर की संयोजकता +1, क्लोरीन की संयोजकता भी -1, तो ये आपस में चेंज करके AgCl बनाता है। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की संयोजकता +2 और कार्बोनेट की संयोजकता -2, ये दोनों आपस में संयोग करके CaCO3 बनाता है। आगे आयन या मूलक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए। आयन या मूलक प्रत्येक यौगिक 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है। इसमें से कुछ यौगिक जल में घोलने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं और इन अवयवों पर स्वतंत्र आवेश होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड टूटकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तथा अमोनिया सल्फेट टूटकर अमोनियम आयन और सल्फेट आयन बनाता है। जलीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक आवेशित अवयव को आयन या मूलक कहते हैं, अर्थात यौगिक के जलीय विलयन में उपस्थित एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं के समूह को जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश हो आयन कहलाता है। आयन यथार्थ में यौगिक का एक भाग होता है तथा इसका संगठन निश्चित होता है। प्रत्येक आयन की संयोजकता भी निश्चित होती है और ये रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह भाग लेता है। जो आयन का परमाणु से बना होता है उसे सरल आयन कहते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। आयन या मूलक कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये सदैव दूसरे परमाणु अथवा मूलकों के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं। मूलकों के प्रकार लवण, अम्ल एवं क्षार के प्रयोग से बनते हैं। किसी लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय आयन या मूलक कहलाता है। जो भाग क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय आयन या क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, तो जैसे NaOH HCl से मिलकर बनता है NaCl और H2O। NaCl को तोड़ने पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन क्षार NaOH से प्राप्त होता है, अतः इसे क्षारीय आयन कहते हैं। क्लोराइड आयन HCl से प्राप्त होता है, अतः इसे हम अम्लीय आयन कहते हैं। अम्लीय आयन ऋण होते हैं, अम्लीय आयन ऋण आवेशित होते हैं, जबकि क्षारीय आयन धन आवेशित होते हैं। ये आप याद रखें, अम्लीय आयन ऋण आवेशित, क्षारीय आयन धन आवेशित होते हैं। अतः लवणों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्षारीय आयन एनोड से चलकर कैथोड की ओर जाते हैं। इन्हें धन आयन तथा अम्लीय आयन कैथोड से चलकर एनोड की ओर जाते हैं और इसे हम ऋण आयन कहते हैं। आगे कहा है कि परमाणु भार किसे कहते हैं और परमाणु भार ज्ञात करने की कैनिजारो की विधि लिखिए। तो परमाणु भार पहले जानते हैं कि परमाणु भार की आधुनिक परिभाषा के अनुसार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन के परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान कितने गुना भारी है। यह परमाणु संख्या तत्व के एक परमाणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान के अनुपात में प्रकट की जाती है। अर्थात तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान, वहीं उसका तत्व का परमाणु भार हो जाएगा। आगे है परमाणु भार एक आपेक्षिक संख्या है, मतलब ये किसी से तुलना करके ही निकाला जा सकता है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं है। परमाणु भार ज्ञात करने की कैनेजिरो की विधि, यह विधि निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। पहला, सर्वप्रथम तत्व के अनेक वाष्पशील यौगिक के अनुभार ज्ञात करते हैं। दूसरा, इसके बाद विश्लेषण द्वारा प्रत्येक यौगिक में तत्व की
प्रतिशतता ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा, प्रत्येक यौगिक के अनुभार उसमें उपस्थित उस तत्व की प्रतिशतता के आधार पर गणना द्वारा यौगिक के मोल में उपस्थित उस तत्व का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। यौगिक के 1 मोल में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान बराबर तत्व की प्रतिशतता बट्टा 100 गुने यौगिक का ग्राम अनुभार। इनमें से सबसे कम द्रव्यमान तत्व का ग्राम परमाणु भार होता है और इस प्रकार तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। आगे दोस्तों 7वां प्रश्न आपका, अनुभार से आप क्या समझते हैं? अनुभार ज्ञात करने का विक्टर मेयर विधि का सचित्र वर्णन करें। अनुभार की आधुनिक परिभाषा के अनुसार किसी तत्व या यौगिक का अनुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व या यौगिक के अणु का औसत भार 12 द्रव्यमान वाले कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का कितना गुना है। अतः किसी तत्व का यौगिक का अनुभार बराबर उस तत्व या यौगिक के एक अणु का औसत भार बटा 12 द्रव्यमान संख्या वाले कार्बन के एक परमाणु का भार गुने 12। आगे है कि अनुभार ज्ञात करने की विक्टर मेयर विधि। इस विधि में सर्वप्रथम उपकरण को चित्रानुसार समायोजित करते हैं, जहां तांबे के जैकेट में लिए गए द्रव को क्वथनांक उसे वाष्पशील पदार्थ के क्वथनांक से उसका अनुभार ज्ञात करते हैं। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। हाफमैन बोतल को अलग से साफ करके या सुखाकर तौल लेते हैं और इसमें वाष्पशील पदार्थ की अल्प मात्रा को लेकर फिर से तौल लेते हैं। जब ताम्र जैकेट से लिया गया द्रव उबलने लगता है तो गैस मापी नली के जल में हुए से बुलबुले निकलने होते हैं, जो विक्टर मेयर का कॉर्क खोलकर उसके हाफमैन बोतल में गिरा दिया जाता है। यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, विक्टर मेयर नली के मुंह को कॉर्क द्वारा पुनः बंद कर देते हैं और सछिद्र आसन के ऊपर रखे गैस मापी नली को हटा देते हैं तथा जल से भरी एक दूसरी गैस मापी नली को सछिद्र आसन के ऊपर रख देते हैं। हाफमैन बोतल में भरे पदार्थ के वाष्पीकरण के कारण बोतल का कॉर्क खुल जाता है तथा वाष्पशील पदार्थ की वाष्पें विक्टर मेयर नली में भरी वायु को विस्थापित करती है। विस्थापित वायु गैस मापी नली में एकत्र होने लगती है। जब गैस मापी नली में बुलबुले आने बंद हो जाते हैं तो इसमें एकत्रित वायु को आयतन नोट कर लेते हैं और जल का ताप वायुमंडलीय दाब भी नोट कर लेते हैं और गणना द्वारा पदार्थ का अनुभार ज्ञात करते हैं। यहाँ पे गणना आपको दिया गया है, तो ये चीज़ आपका हो सके तो पढ़ लें रोक कर, परंतु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पदार्थ का अनुभार बराबर जो फार्मूला है वो आप ध्यान रखिएगा। पदार्थ का अनुभार बराबर W/V गुने 22,400 ग्राम। W/V गुने 22,400 ग्राम। अनुभार ज्ञात करने की हाफमैन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अनुभार ज्ञात करने की हाफमैन विधि विक्टर मेयर के से अवाष्पशील तथा उस वाष्पशील पदार्थ के अनुभार ज्ञात नहीं किया जा सकता जो गर्म करने पर अपने क्वथनांक से पूर्व ही विघटित हो जाते हैं। हाफमैन विधि में ऐसे वाष्पशील पदार्थों का अनुभार ज्ञात करते हैं जो गर्म करने पर क्वथनांक से पूर्व ही अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लिसरॉल का अनुभार इसी विधि से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे जैसा चित्र दिखाया गया है उस चित्र के अनुसार आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सजा लेंगे और उसके बाद आप यहाँ बताया गया है उस टाइप से करने के बाद इसको रोक कर पढ़ लें और फिर आप इसकी गणना करके वही वाला आपका यहाँ भी फार्मूला आएगा। तो आगे है अम्ल तथा क्षार के तुल्यांकी भार की परिभाषा, उदाहरण तथा उनके सूत्र सहित लिखिए। अम्ल तथा क्षार के तुल्यांकी भार की परिभाषा, उदाहरण तथा उनके सूत्र सहित दीजिए। तो अम्ल का तुल्यांकी भार, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जिसमें एक द्रव्यमान भाग विस्थापित हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का टोटल द्रव्यमान हो जाएगा 1 + 35.5 मतलब 36.5, चूँकि हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो एक द्रव्यमान भाग विस्थापित हाइड्रोजन है जहाँ इसका तुल्यांकी भार 36.5 है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में
2 गुना 1 प्लस 32 तो टोटल आ गया 98 द्रव्यमान भाग में 2 द्रव्यमान भाग विस्थापित हाइड्रोजन है। अतः H2SO4 का तुल्यांकी भार हो जाएगा 98/2, जिसका मान कितना आएगा 49। अम्लों में विस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। HNO3 की क्षारकता 1 और H2SO4 की मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता 2। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अनुभार बटा अम्ल की क्षारकता। अम्ल का तुल्यांकी भार बटा अम्ल की क्षारकता। आगे क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? तो क्षार का तुल्यांकी भार क्षार के द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जिसमें एक द्रव्यमान भाग विस्थापन हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है, जो किसी अम्ल के तुल्यांकी भार को पूर्णतः उदासीन करे। जैसे कि NaOH HCl से अपक्रिया कर NaCl और H2O बनाता है। तो NaOH का द्रव्यमान देखें तो 40, चूँकि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 40। HCl का 36.5, तो 36.5 द्रव्यमान भाग HCl को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 40 ग्राम NaOH की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त 40 द्रव्यमान भाग NaOH में एक द्रव्यमान OH विस्थापित है, अतः NaOH का तुल्यांकी भार 40 है। इस प्रकार Na2CO3 तथा HCl की अभिक्रिया में Na2CO3 का परमाणु द्रव्यमान 106 और HCl का 73, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 73 द्रव्यमान के लिए 106 द्रव्यमान Na2CO3 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और इसमें 2 HCl है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि द्रव्यमान Na2CO3 की आवश्यकता होती है। Na2CO3 का तुल्यांकी भार हो जाएगा 106/2, तो कितना हो गया 53। किसी क्षार में उपस्थित हाइड्रोक्सिल अर्थात OH मूलकों की संख्या को उस क्षार की अम्लता कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, NH4OH में अम्लता 1 है, वहीं CaOH का ट्वाइस, BaOH का ट्वाइस में अम्लता 2 है, AlOH का थ्राइस, FeOH का थ्राइस में अम्लता 3 है। किसी क्षार की अम्लता, अनुभार और तुल्यांकी भार में निम्नलिखित संबंध है। वो संबंध आप याद रखें फार्मूले के तौर पे। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अनुभार बटा क्षार की अम्लता। आगे मोल धारणा को विस्तार से समझाइए। मोल धारणा, मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम के कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। आधुनिक तकनीकों की सहायता से 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो चुकी है, जिसका मान होता है 6.0220943 गुने 10⁻23। इसी को हम सामान्यतः यह मान 3 दशमलव अंकों तक लिया जाता है और इसको हम मान लिखते हैं 6.022 गुने 10⁻23। इस संख्या को अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं और इसका मान अवगाद्रो ने ज्ञात नहीं किया, लेकिन अवगाद्रो के रसायन विज्ञान में योगदान के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इसका मान अवगाद्रो संख्या रखा गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर लेना लाभप्रद होगा कि जिस प्रकार दर्जन एक संख्या है, मोल भी एक संख्या है। एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तु, उसी प्रकार एक मोल का मतलब होता है 6.022 गुने 10⁻23 वस्तु। एक दर्जन हाइड्रोजन का मतलब हुआ 12 हाइड्रोजन परमाणु, तो वैसे ही एक मोल हाइड्रोजन का मतलब हुआ 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु। एक मोल हाइड्रोजन अणु का मतलब हुआ 6.022 गुने 10⁻23 अणु। वैसे ही एक मोल अमोनिया का मतलब हुआ अमोनिया के 6.022 गुने 10⁻23 अणु। एक मोल क्लोरीन आयन का मतलब हुआ क्लोरीन के 6.022 गुने 10⁻23 ऋण आयन। वैसे ही एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 6.022 गुने 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अतः मोल एक संख्या सूचक उपसर्ग है। स्पष्ट है कि मोल अणु
का लघु रूप नहीं है तथा यह संख्या किसी भी प्रकार के कण, परमाणु, अणु, मूलक, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए प्रयुक्त किया जा सकती है। उपयुक्त विवरण के अनुसार किसी भी प्रकार के कण के लिए मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटा 6.022 गुने 10⁻23 होगा। आगे है रासायनिक समीकरण क्या है, इसके लिखने की विधि का वर्णन कीजिए। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन से मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया में संक्षेप में लिखेंगे AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनाता है सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों का ज्ञान आवश्यक है। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि H2N2 O2 Cl2 लिखते हैं क्योंकि ये सभी गैसें द्विपरमाणुक है। एक परमाणुक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रमशः सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर NaMgCu लिखा जाता है। अब निम्नलिखित पदों पर क्रम से चलते हुए रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। पहला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा सदैव बाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, अतः इस समीकरण के बायां पक्ष होगा Mg + O2 होगा। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों, प्रतीकों, सूत्रों को दाईं ओर लिखा जाता है और विभिन्न उत्पादों को प्लस चिन्ह द्वारा दिया जाता है। उपयुक्त अभिक्रिया में उत्पादित मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO दाईं तरफ लिखेंगे। अभिक्रिया और उत्पादों के बीच बराबर अथवा तीर चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि Mg + O2 बनाता है MgO। रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता का नियम मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी रासायनिक परिवर्तन में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न ही बनता है। अतः समीकरण जो आपका है Mg + O2 MgO, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बराबर किया जाता है और बराबर करने के लिए तार्किक विधि हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया जाता है। 2 अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम धातु के 2 परमाणु आवश्यक हैं, अर्थात इसके लिए 2 Mg हो जाएगा। उपयुक्त समीकरण मतलब हमारा बन गया 2Mg + O2 = 2 MgO। उपयुक्त समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं क्योंकि इसके दोनों पक्ष प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ आपको 3 संतुलित रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। आगे है रासायनिक समीकरणों के लाभ तथा कमियां लिखें। रासायनिक समीकरणों के लाभ। रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में निरूपित कर देते हैं। इसके निम्नलिखित लाभ है। पहला, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ तथा प्रतिक्रिया स्वरूप बने उत्पाद पदार्थों का ज्ञान होता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु और अणुओं की संख्या का बोध कराता है और हमें यह भी कह सकते हैं कि अभिकारक तथा उत्पादों के मोल संख्या का बोध होता है, क्योंकि किसी पदार्थ का संकेत या सूत्र उस पदार्थ के 1 मोल को बोध कराता है। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उसके द्रव्यमान की भी जानकारी हो सकती है। आगे, रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई अभिकारक उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उसका आयतन
की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि किसी गैस के 1 ग्राम अनुभार का आयतन मानक ताप दाब पर 22.4 लीटर तथा गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या 22.4 लीटर से गुना करके उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आगे, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है अतः पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण नियम की भी पुष्टि होती है। रासायनिक समीकरण की कमियां। तो रासायनिक समीकरण की कमियां निम्नलिखित है। पहला, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं होना। दूसरा, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के संपादन के लिए आवश्यक ताप दाब तथा उत्प्रेरक का ज्ञान नहीं होना। अभिकारकों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होना। अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का ज्ञान नहीं होना। रासायनिक क्रिया की गति का ज्ञान नहीं होना। अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का ज्ञान नहीं होना और रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमित अथवा अनुक्रमणीय है इसका भी ज्ञान नहीं होना। ये सब इसके दोष में है। इसमें से बहुत सारे दोष को खत्म भी कर दिया गया है। आगे, प्रतीक किसे कहते हैं, हम लोग इसे देख चुके हैं। प्रतीक का महत्व क्या है, हमने इसका भी अध्ययन किए हैं। उसका रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं, अभी अभी हमने देखा। मूलानुपाती सूत्र क्या है इसका अर्थ लिखें, ये हमने देखे हैं। आणविक सूत्र से आप क्या समझते हैं, ये भी आ चुका है। संयोजकता किसे कहते हैं, ये भी आ चुका है। ठीक, परिवर्तनीय संयोजकता से आप क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जिनकी एक से अधिक प्रकार की संयोजकता होती है। जैसे आयरन 2 रूपों में यौगिक बनाता है, जिसे आयरन की संयोजकता 2 और 3 होती है, जैसे FeCl2 और FeCl3। इस प्रकार अन्य धातुएं भी हैं जो कि 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जैसे मरकरी और तांबा। आयरन की कम संयोजकता वाली यौगिक को अस और अधिक संयोजकता वाले को इक नामों से जोड़कर लिखे जाते हैं, जैसे फेरस क्लोराइड FeCl2 और फेरिक क्लोराइड FeCl3। ग्राम परमाणु भार किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। उसके बाद अणुभार से आप क्या समझते हैं, ये भी हम लोग पढ़े हैं। ग्राम अणुभार किसे कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़े हैं। ग्राम अणु आयतन किसे कहते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। तुल्यांकी भार से आप क्या समझते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। ग्राम तुल्यांकी भार को उसके सूत्रों सहित लिखें, ये भी हम लोगों ने अभी अभी देखे हैं। उसके बाद लवण के तुल्यांकी भार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, यही उदाहरण आपको पीछे भी आया था। द्रव्य की अविनाश्यता का नियम क्या है, ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं। अब आपका यहाँ पे से अंकिक प्रश्न शुरू होते हैं। अंकिक प्रश्न में हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे, आप चाहें तो इसको रोक कर इस प्रश्न को उतार कर आप खुद से सोल्व करें, इसके सोल्यूशन से आप हिंट्स ले सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि 1.2 ग्राम जिंक को नाइट्रिक अम्ल में घोलने और प्राप्त नाइट्रेट को गर्म करने पर 1.497 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि 4.250 ग्राम तांबे को सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अधिक में घोला गया बने नाइट्रेट को गर्म करने पर तांबे का ऑक्साइड बनाया जाता है, तो ऑक्साइड का द्रव्यमान 5.329 ग्राम है, तो तांबे का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक तत्व के ऑक्साइड में 28.6% ऑक्सीजन, तो तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। आगे है कि एक धातु के क्लोराइड में 54.42 धातु है, तो उस धातु का तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। आगे है एक धातु के क्लोराइड में धातु व क्लोरीन 1:2 में है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। उसके बाद है किसी तत्व ए के एक ऑक्साइड का सूत्र A2O3 है और तुल्यांकी भार 2.8 है, तो तत्व का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो आगे है आपका कि किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र X2O3 तथा उसका तुल्यांकी भार 3.6 है, तत्व का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, यदि तत्व का तुल्यांकी भार 9 हो तो उसका परमाणु भार की गणना कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर ऑक्साइड तथा सोडियम सल्फेट यौगिक के आणविक सूत्र लिखिए तथा उसके अनुभारों की गणना कीजिए।
जहाँ Ag बराबर 108, O बराबर 16, S बराबर 32, Na बराबर 23 दिया हुआ है। आगे है अगला क्वेश्चन है आपका कि एक धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, धातु का तुल्यांकी भार 20 है, तो उसका परमाणु भार ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है तथा इस धातु का तुल्यांकी भार 2.8 है, तो धातु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए एवं इस धातु के सल्फेट का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, जहां Ca बराबर 40, C बराबर 12 और H बराबर 1, O बराबर 16 है। आगे है क्वेश्चन, एक धात्विक कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा, जहां C बराबर 12 और O बराबर 16 है। आगे है, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम में अथवा 100 ग्राम लोहे में। आगे है, एसिटिक अम्ल का अनुभार 60, इसकी क्षारकता 1, तो अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का अनुभार 60 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक अम्ल का अनुभार 98, तुल्यांकी भार 49, तो इसकी क्षारकता ज्ञात कीजिए। आगे, किसी धातु के ऑक्साइड के 1.64 ग्राम को हाइड्रोजन गैस की धारा में गर्म करने पर 1.16 ग्राम धातु शेष रह जाती है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। आगे है, एक धातु के ऑक्साइड के 0.796 ग्राम को शुष्क हाइड्रोजन गैस की धारा में गर्म करने पर जल के 0.18 ग्राम बने धातु के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 0.534 ग्राम मैग्नीशियम तांबे के एक लवण के विलयन में 1.415 ग्राम तांबा विस्थापित करता है, तो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार 12 है, तो तांबे का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22, किसी धातु के 2.05 ग्राम के ऑक्सीकरण में 2.55 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार की गणना करें। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु M का परमाणु भार 27 व तुल्यांकी भार 9 है, तो धातु के क्लोराइड का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु का परमाणु भार 27 व तुल्यांकी भार 9 है, तो धातु के ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। आगे का क्वेश्चन है कि एक धात्विक ऑक्साइड के 0.40 ग्राम को हाइड्रोजन के साथ तप्त करने पर 0.24 ग्राम धातु शेष रही है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। यदि धातु की संयोजकता 2 हो तो उसका परमाणु भार बताइए। किसी धातु M के ऑक्साइड MO में 40% ऑक्सीजन, धातु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। आगे का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के 5 यौगिक ABCDE के अनुभार क्रमशः 40, 30, 76, 108 व 17 है, तो इसमें 63.60%, 46.70%, 36.84% और 25.93% और 82.40% नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन का परमाणु भार ज्ञात कीजिए और प्रत्येक यौगिक के एक अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइए। आगे क्वेश्चन है आपका, एक धातु के क्लोराइड में 65.61% क्लोरीन तथा धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.11 है, तो धातु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे कुछ समीकरण दिए गए हैं, इसको संतुलित करने हैं या इससे आपको जो निकालने हैं। उसके बाद है 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1.970 ग्राम गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कितने ग्राम जल होगा, जहां Cu बराबर 6.35, H बराबर 1। तो आप ये सब रोकते हुए आगे बढ़ते चलें और उसको लिखकर खुद से सोल्व करें। इस एग्जाम्पल्स को देख लें पहले। इस जल पर 46 ग्राम सोडियम की अभिक्रिया से कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1.5 ग्राम नाइट्रोजन गैस में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। नेक्स्ट है 4.25 ग्राम NH3 में अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। नेक्स्ट है 0.8 ग्राम मेथेन CH4 में अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। नेक्स्ट है 0.8 ग्राम मेथेन में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। आगे है 1 लीटर अर्थात 1000 ग्राम जल में अणुओं की संख्या का गणना कीजिए। नेक्स्ट है मोलर द्रव्यमान निकालिए C2H2 का, S का, P4 का, HCl का, HNO3 का। उसके बाद है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का, 10 मोल सोडियम सल्फेट का। उसके बाद है मोल में परिवर्तन कीजिए किसको? 12 ग्राम ऑक्सीजन को, 20 ग्राम जल को और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.5 मोल जल। आगे है 43वां क्वेश्चन, मतलब ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। 43 टोटल न्यूमेरिकल थे। आप अलग अलग टाइप के हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल हैं। इसका प्रैक्टिस जरूर करें और इसका पूरा डिस्क्रिप्शंस आपको लाइव क्लास में दिए जाएंगे। 10 ग्राम हाइड्रोजन को 90 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कितना ऑक्सीजन शेष रहेगा? गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ।